हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे बोर्ड एक्सपर्ट पे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आप कब पढ़ाइएगा, कब लाइव आइएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, चाहे वो माध्यम कोई सा भी हो, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे जरूर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों के कह सकते हैं कि ब्रेक के बाद हम लोग मिल रहे हैं। भले वो लाइव नहीं है, लाइव आने का कोशिश किए थे, लेकिन अपने पास अभी वैसा सेटअप नहीं है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण से वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी लाइव में। तो हमने सोचा जब क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। खुद दूर करने के लिए थोड़ा दिन अभी जो है आपका अपलोडेड वीडियो ही चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, इस विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। आपको हम ईमानदारी से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जहां तक हमने छोड़ा था, जहां तक हमने पढ़ाया था, उसके आगे शुरू करते हैं। तो उसके आगे क्या क्या सर आपको याद है कि आप कहां तक पढ़ा के गए थे? बिल्कुल याद है, आपको हम गॉस का प्रमेय सिद्ध करा करके आए थे, है कि नहीं है? तो टेंशन नहीं लीजिए, उससे पहले हम गॉस का प्रमेय एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपना एक लय बन जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, गॉस साहब थे, एक कौन थे? एक थे गॉस साहब। गॉस का प्रमेय, या इसी को बोला जाता है गॉस का कथन। बताइए क्या है? तो गॉस साहब ये बात बोले थे कि अगर कोई बंद पृष्ठ होगा, कोई क्या होगा? बंद पृष्ठ होगा, तो उसमें से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसी को फॉर्मूला के रूप में आप लोग जो है इसको इस तरह से याद कर बैठते हैं। फाई नेट बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये Q क्या है? तो ये Q वही आवेश है जो बंद पृष्ठ के अंदर में रखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जो कि आप लोगों को ये पहले से पता है या नहीं? जी बिल्कुल पता है आप सभी को। इसका कुछ मान भी होता है। सर अगर एग्जाम में गॉस का प्रमेय अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? केवल इतना ही लिख देंगे? उनके बिल्कुल नहीं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जहां भी लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे? जहां लिखेंगे। जहां के मतलब बोले तो जहां का मतलब क्या है? फाई नेट क्या है, क्यू क्या है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है। क्या नीचे वाला आपको दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर ले। सर नहीं दिख रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, यहां तक बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। तो इन तीनों के बारे में लिखेंगे। क्यू नेट क्या है? तो सर क्यू नेट जो है यह है कुल विद्युत फ्लक्स, कुल
विद्युत फ्लक्स है। सर क्यू क्या है? बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। सर ये तो पढ़ा चुके थे, कोई बात नहीं, एक लय बन जाएगा। चलिए अब क्या आता है, जब इतना चीज आप लिख लीजिएगा, कथन लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका जहां लिख लीजिएगा, तो आपको 2 में 2 बिल्कुल 100% मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके आगे आइएगा तो इसमें क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव में गॉस के प्रमेय से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, सोच समझिए। सबसे पहले तो बताइए, क्या अगर आपसे हम पूछे एक पृष्ठ ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 वो यहां पे आपको दिया हुआ है आकृति ABCD। इन चारों में से वह कौन सा आकृति होगा जिस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन से आकृति के लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिए। उससे पहले सर जानेंगे कैसे कि लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिंपल बात है, बंद अगर है पूरा पूरी तो लागू हो रहा है, अगर बंद नहीं है तो लागू नहीं हो रहा है। तो आप खुद बताइए, ऑप्शन नंबर बी, सर ये पूर्ण रूप से बंद आकृति नहीं है। तो जो बी नंबर में आकृति है इस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। ठीक है, आकृति कैसा भी हो बंद होना चाहिए। अगर वो बंद है तो गॉस का प्रमेय लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। तो अब आते हैं इसके आगे, जो हम ये चीज जो लिखे फॉर्मूला गॉस का प्रमेय, इसका सत्यापित करना है। सत्यापित कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको जो हम करा करके आए थे वो वाला और अभी जो कराएंगे वो वाला डिफरेंट होगा। प्रोसेस थोड़ा सा अंतर होगा, माना कि फोटो सब कुछ सही होगा, बस अब सोचने का तरीका को बदल दिए हैं। क्या सर जो पहले करवाए थे वो गलत है क्या? कि बिल्कुल नहीं, वो भी सही है और अभी जो करवाएंगे वो भी सही है। अब दोनों में से आपको जो बढ़िया लगे उसको आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में बना करके आ सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया बात बता दे, मजे की बात बता दे, तो ये एग्जाम में इस बार नहीं आएगा क्योंकि ये 2025 में पूछ चुका है। फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितना आसान है, कैसे पूछता है। चले बिल्कुल चलते हैं अब आगे। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय साहब क्या बोले, जो फॉर्मूला होता है फाई इजगल टू, वह होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यही अपने को सिद्ध करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा हम इसमें अपडेट कर दिए हैं, बदल दिए हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको यूनिक दिखाई दे, पहले की तुलना में आसान दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो
सबसे पहले क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय के लिए बंद आकृति होना चाहिए। सर बंद आकृति तो ये भी है, बंद आकृति तो सर जी ये भी है, बंद आकृति तो ये भी है, बंद आकृति तो ये भी है। कौन सा आकृति को हम सेलेक्ट करें गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए? तो क्या सर इसको नहीं ले सकते हैं? क्या इसको नहीं ले सकते हैं? सभी आकृति को आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ये क्या बात बोले सर, हमको तो मन कर रहा था कि इसमें सिद्ध करके बताइए। तो फिर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बताएगा? आप ही बताइएगा ना सर, रहने दीजिए, आप अपना हिसाब से चलिए, जो आपको लगता है सो आप कीजिए। हाँ तो टेंशन नहीं लीजिए। एक ऐसा आकृति हम लेंगे जो कि बंद भी होना चाहिए और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तब आप आसानी से गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको सबसे सिंपल दिख रहा है एगो यहाँ पे गोल आकृति। अब इसको बात समझिएगा, देखने में यह आपको लगेगा वृत्त। देखने में क्या लग रहा है सर? वृत्त लग रहा है, लेकिन हम जो बात करेंगे वह गोले का होगा। किसका होगा? गोले का होगा। तो देखने का नजरिया को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तब जाकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनिएगा। बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर के साथ आप पढ़िएगा तो एक्सपर्ट बनिएगा। बस सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो चलिए इस सब को मिटाते हैं और एक बढ़िया सा फोटो बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक बढ़िया सा फोटो बनाते हैं। फोटो कैसा होना चाहिए सर? खोखले गोले होना चाहिए। इसके केंद्र पर एक आवेश रहेगा, उस आवेश का नाम होगा Q। इस खोखले गोले का जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या होगा स्मॉल r होगा। ये क्या है? तो ये वृत्त नहीं है बल्कि खोखले गोले है। ठीक उसी प्रकार से जैसा फुटबॉल होता है। और आप लोग बता सकते हैं क्या खोखला गोला? नहीं, तरबूज नहीं, तरबूज के अंदर में भरा हुआ है, जो लाल वाला है उसके अंदर में भरा हुआ है। खोखला को रखना है अपने को, क्या रखना है? खोखला रखना है। तो सर और बताइए, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ नए अंदाज में अब हम कम बैक किए हैं। ये क्या है? ये तो सर बैलून है। नहीं, ये खोखला गोला है, इसको हम खोखले गोले के जैसा ही देखेंगे। इसके बीच में एक आवेश रखा हुआ है। सर बीच में रख के दिखाइएगा तो आपको ही पता है कि आप फुलवाना चाह रहे हैं बैलून को, ऐसा नहीं करते हैं। एक खोखला गोला है जो कि सामने से देखने में वृत्त जैसा दिख रहा है। इसका त्रिज्या r है। इसके केंद्र पर आवेश Q रखा हुआ है। अब आपको पता है कि किसी भी खोखले गोले के अंदर में अगर कोई आवेश Q हो तो उसके बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती है। क्या निकलती है? विद्युत बल रेखाएं। तो जैसा समझिए, ये आपका एक खोखला गोला हो गया। अब इस खोखला गोला के अंदर बाहर की तरफ में क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं जाएगी बाहर की ओर। तो हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि विद्युत बल रेखाएं हैं, जिसका मान क्या है? तीव्रता E है। तीव्रता क्या है? E है। और आपको पता है कि एरो कहाँ तक जाएगा? बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कभी भी कोई आवेश के बारे में सोचते हैं तो वह हमेशा धन आवेश होता है। जी बिल्कुल आपने सही सोचा। अब इस खोखले गोले के बारे में सोचना है तो पूरा पृष्ठ से निकालना है, लेकिन पहले पूरा पृष्ठ से नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे छोटा सा सतह के बारे में।
क्या आपको दिख रहा है क्या? जी, जो आपको ये दिख रहा है छोटा सा सतह, इसी के बारे में पहले हम सोचेंगे। तो सतह के लिए आपको हम बोल चुके हैं, या तो ए लिखते हैं या तो एस लिखते हैं, ए लिखते हैं या तो एस लिखते हैं। अब इसके छोटा सा सतह के लिए सोचेंगे तो इसके ऊपर में एक जो क्या होगा, ds होगा। इसके ऊपर में एक क्या होगा, ds होगा, जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। ये जो आपको दिख रहा है खोखले गोले, इसके ऊपर में जो काला जो क्षेत्र माने हैं, इसके ऊपर में ds होगा। क्या होगा? ds। इसको बोलते हैं यह सतह के लंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अब जैसे ही कि आर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q स्थित है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश जो सतह के लंबवत है तथा सतह के लंबवत ds है। क्या है? ds है, जो इकाई या एकांक सदिश है, या इसी को बोलते हैं मात्रक सदिश है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इसके आगे आते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, सोच समझिए। लिखेंगे परिभाषा से। क्या जिसे लिखेंगे जी? परिभाषा से लिखेंगे। तो अब बात समझिएगा ध्यान से। परिभाषा से क्या होता है? फाई बराबर होता है E डॉट ds। अब E डॉट ds का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे लगेगा फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला हम बता चुके थे, A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। AB cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे A डॉट B है और यहाँ पे E डॉट ds है। अब इसका क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपका आ जाएगा E ds cos थीटा। ये क्या है? फाई है, फाई का मान है। लेकिन आपको हम बोले हैं कि अभी जो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वह एक छोटे से सतह के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा? छोटे सतह के लिए विद्युत, जब विद्युत फ्लक्स को इधर लेके आते हैं, विद्युत फ्लक्स करना अब कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपको फाई दिख रहा है ना, इसमें डी लगा देना है, डी, स्मॉल डी। जी बिल्कुल आपने सही सोचा, स्मॉल डी। फाई बराबर E ds E एंड ds cos थीटा। छोटे सतह के लिए आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, ध्यान रखिए। ये थीटा क्या है सर? ये थीटा जो है E और ds के बीच का कोण है। E और ds के बीच का कोण है। दोनों एक ही दिशा में है, दोनों जो है एक ही दिशा में है। तो मतलब ये हुआ कि इसके जो बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जी आपने बिल्कुल सही सोचा है, 0 डिग्री ही है। तो अब यहाँ पर जो है थीटा का मान रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे E एवं ds। एक
दूसरे के अनुदिश है, अनुदिश है, इसलिए जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है अनुदिश है तो उसका मतलब हुआ कि थीटा का मान 0 डिग्री है। समांतर रहेगा लिखा हुआ फिर भी 0 डिग्री है, अनुदिश रहेगा फिर भी 0 डिग्री है। तो अब यहां पर रख देते हैं थीटा का मान। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो डी फाई बराबर था उसको हम लोग मान लिए समीकरण नंबर 1। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, तो बताइए डी फाई इजकल टू ई डी एस कॉस 0। अब बताइए कॉस 0 का मान याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपका जो है डी कॉस 0 डिग्री का मान पता हो जाएगा। देखिए अगर आप सोचते हैं कि सर 0 होगा तो 0 रखिएगा, सबसे गुना कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। कॉस 0 का मान 1 होता है। जी बिल्कुल आपने सही सोचा था, 1 होता है। तो डी फाई इजकल टू ई डी एस इंटू में 1, तो डी फाई इजकल टू ई डी एस क्या आ गया, ई डी एस आ गया। अब सुनिए ये जो ई है अब इसका मान रखते हैं। कौन सा मान, सुनिए आपको हम बताए थे कोई एक बिंदु आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। क्या होता था फॉर्मूला, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता था। तो मतलब सर ई का जो मान होगा वह जो ई का जो सर जी मान होने वाला है वह क्या होगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होगा। अब ई का मान रख देते हैं, डी फाई इजकल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर डी एस। यह जो फाई निकला है, डी फाई निकला है, यह छोटे सतह के कारण निकला है। अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। अब जैसे ही संपूर्ण आ जाए, क्या आ जाए, संपूर्ण आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा गौर से, ठीक है ना। किधर गया, अभी हम जो थोड़ा देर पहले माने थे यह एक छोटा सा डीएस माने थे। अब जरा सोचिए इस संपूर्ण पृष्ठ पर अगर हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स से तो ऐसा डीएस न जाने कितना होगा, ऐसा डीएस अपने को पता ही नहीं है कितना सारा डीएस होगा। क्या आपको पता है, नहीं हमको पता है, फिर पता किसको है। कोई बोलेगा सर 100 गो डीएस होगा, कोई बोलेगा सर जी 1000 डीएस होगा, कोई बोलेगा सर 500 डीएस होगा। जो भी हो उससे बचने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इस डी फाई को जोड़ने, डी फाई से फाई जाना हो और यहाँ पर डीएस है, डीएस से एस जाना हो तो यहाँ पर करते हैं समाकलन। क्या करते हैं जी, बिल्कुल आपने सही सोचा, समाकलन। अब बायोलॉजी वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे इसी समाकलन के डर से तो हम लिए हैं बायोलॉजी और आप बोलते हैं समाकलन आएगा, तो काहे का टेंशन ले रहे हैं जब हम हैं। तो समाकलन कुछ नहीं है, बस जोड़ का एक अगला रूप है, एडवांस रूप है। जी बिल्कुल। तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर समाकलन कर देते हैं। तो डी फाई इजकल टू
के क्यू बटा में आर स्क्वायर और डी एस आ जाएगा। अब क्या करते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर को बाहर करते हैं, समाकलन डी फाइव इजकल टू के क्यू बटा में आर स्क्वायर डी एस। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, बेसिक बता रहे हैं। बेसिक ये है कि अगर डी एक्स लिखा होगा तो उसका समाकलन होता है एक्स। उसका समाकलन क्या होगा जी, बिल्कुल एक्स होगा। सर अगर समाकलन डी वाई लिखा हुआ होगा तो सर जी वाई होगा। अगर समाकलन सर जी डी फाइव लिखा हुआ होगा तो फाइव होगा। अगर सर जी समाकलन डी ब्रैकेट में लिखा हुआ है आम लिखा हुआ है तो क्या होगा, आम होगा। डी हट जाता है, डी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपका डी फाइव है वो डी हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी फाइव बचेगा। क्या बचेगा, फाइव बचेगा। लिख दिए के क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब डीएस के बारे में सोचना है, भूल से भी या गलती से भी डीएस को एस नहीं लिख दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर डी फाइव को फाइव लिखे हैं उसी तरह से डीएस का यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सर, सुनिए, बैलून बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब सोचिए इस डी एस को जोड़ते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हम पूरा पृष्ठ में पेंटिंग कर देंगे। जी बिल्कुल सर। तो मतलब ये हुआ डीएस का मतलब हुआ तन्नी गो सतह, उसी को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इसका तो सर जी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो डीएस का जो मान है वो एस नहीं होगा बल्कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आर क्या है, तो इस खोखले गोले का त्रिज्या है। बात समझ में आया, बिल्कुल। अब बताइए इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 इजकल टू के क्यू इंटू में 4 पाई, ये आ गया। लाना क्या था, लाना था अपने को, जो लाना था वो क्यू बटा, वो लाना था 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लाना था। ये तो सर जी आया नहीं, कुछ और आ गया। काहे का टेंशन लेते हैं, टेंशन लेना ही नहीं है। आपको बचपन में पढ़ाए थे, बचपन में पढ़ाए थे क्या चीज, इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, यहां पर के का मान रख दिए, अब क्यू है, क्यू भी रख दिए, फिर क्या है 4 पाई है, 4 पाई भी लिख दिए। अब बताइए 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो 5 बराबर आपका आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। और यही था गॉस का प्रमेय। एक बार आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। कोई स्टेप में डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। ये गॉस का प्रमेय सिद्ध होता है। उम्मीद करते हैं आपको पहले जो बताए थे उससे ये बेहतर लगा होगा, आसान लगा होगा। थोड़ा आराम आराम से बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है आपको कठिनाई नहीं होने देना है। स्पीड में बता करके भी क्या फायदा, थोड़ा आराम से ही बताएंगे, समझ में आएगा। और हाँ, टेंशन नहीं लीजिएगा सर सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है या सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है।
तो अब इसके आगे छोटा छोटा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पर सिद्ध करने वाला भी आगे आएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आगे जो टॉपिक है वो क्या है, वो आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आवेश घनत्व के बारे में। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय सत्यापित करने के बाद आवेश घनत्व। अभी आवेश घनत्व किसे कहते हैं ये अपने लिए जरूरी नहीं है और ये एग्जाम में आता भी नहीं है। इसका प्रकार होता है, वह होता है 3 प्रकार। एगो को हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, और दूसरा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो तीसरा को बोलते हैं वह बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये 3 आवेश घनत्व होता है। इसमें आपको हम जानकारी के लिए दे दे कि इस बार बिहार बोर्ड 2 नंबर में आयतन आवेश घनत्व पूछ लिया है। तो क्या अगली बार सर रैखिक या पृष्ठीय पूछ सकता है क्या? जी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इसका फॉर्मूला, या फिर 2 नंबर में भी पूछ सकता है इसका परिभाषा। तो अब सुनिए, रैखिक आवेश का मतलब क्या होगा? कोई एक रेखा होगा, कोई क्या होगा कि रेखा होगा। ऐसा करते हैं कि पहले हम ना स्टार दे करके लिख देते हैं रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। इसका जो संकेत होता है, इसका जो संकेत होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वह लेम्डा होता है। क्या होता है? लेम्डा। अब सुनो, समझो, आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि कहीं पर आवेश रहेगा तो कितना ज्यादा में रहेगा, कितना मात्रा में रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम 2 गो जो है एरिया देते हैं। एगो एरिया का नाम हो गया ए, एगो एरिया का नाम हो गया बी। यहां पर मान लेते हैं आवेश है, और यहां पर भी मान लेते हैं आवेश है। अब समझिए इसका मतलब, घनत्व का मतलब समझिए कि कोई जगह पर कितना आवेश है। अगर आवेश ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा, अगर आवेश कम है तो घनत्व क्या होगा? उसका कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बोला जाए यूपी हो या बिहार हो, इसकी जनसंख्या घनत्व बताइए क्या होगा? तो इसका जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है अदर स्टेट के तुलना में, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग रह रहे हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब आते हैं रैखिक आवेश घनत्व। नाम में ही लगा हुआ है रैखिक, मतलब यह कोई एक रेखा पर होगा, कोई एक लाइन पर होगा, कोई एक रेखा पर होगा या कोई एक लाइन पर होगा। जैसे आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक ला चुके हैं। मान लेते हैं कि अपना जो है यह एक रेखा है, एक क्या है कि लाइन है। इस लाइन पर आवेश कितना रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। तो इसका सब परिभाषा कैसे होगा तो समझिएगा। एगो का परिभाषा हम लिख रहे हैं, बाकी 2 का परिभाषा आप बोलिएगा सर रहने दीजिए ना। इतना आसान आसान चीज आप बताइएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए, एगो का तो बनता है कम से कम। चलिए, रैखिक आवेश घनत्व के बारे में आपको हम बता रहे हैं। रैखिक का मतलब कोई एक लाइन होगा, उसको हम बोलते हैं एकांक। एकांक लंबाई में
उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सर इतना आसान परिभाषा है? जी बिल्कुल आपने सही सुना, इतना आसान परिभाषा है। लेकिन क्या सर एग्जाम में इतना लिखने पर 2 नंबर दे देगा? ये बात आपको ही पता है कि नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो सुनिए, परिभाषा लिख लिए। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है? अब समझिए, इसका संकेत क्या होता है सर? इसका संकेत होता है लेम्डा। तो लेम्डा बराबर जिसमें भी एकांक लगा होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। तो लंबाई का मतलब होता है एल। लंबाई का मतलब एल होता है। किसको रहने की बात चल रही है? सर आवेश को रहने की बात चल रही है, तो मतलब ऊपर में जाएगा आवेश। ये हो गया आपका फॉर्मूला, Q बटा L रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया। सर ये सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा? तो बेचारा ही अदिश राशि, घनत्व अदिश, कोई इसमें मतलब नहीं है। ये कौन सा राशि होगा? अदिश राशि होगा। इसका सर मात्रक भी होगा क्या? बीमा भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन एग्जाम में मात्रक और बीमा पूछेगा तभी लिखिएगा, ठीक है? नहीं पूछा है, अगर आप लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा हुआ है क्वेश्चन में और आप नहीं लिखते हैं तब तो दिक्कत है। सीधा सीधी 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधी 1 नंबर। अब बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है सर जी? कूलाम होता है। बिल्कुल सही बात है। और लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कूलाम प्रति मीटर या फिर कूलाम मीटर इनवर्स, इसका SI मात्रक हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा? SI मात्रक हो जाएगा। SI मात्रक। तो सर बीमा क्या होगा? तो बीमा, अब तो आप इसके लिए बीमा मात्रा के लिए आप लोग तो एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि पढ़ते किन से हैं? जी आपने सही सोचा, बोर्ड एक्सपर्ट पे पढ़ते हैं, PCM एक्सपर्ट सर से। चलिए, तो कूलाम के जगह पे क्या लिखते हैं सर? कूलाम जहां पर लिखा होता है ना, वहां पर लिख देते हैं एम्पियर और सेकेंड। मीटर को मीटर रहने देते हैं। तो चलिए, एम्पियर सेकेंड मीटर इनवर्स, ये भी क्या है? आपका मात्रक है। अब इस मात्रक को बीमा में बदलने के लिए M को लिखते हैं L, S को लिखते हैं T और A को A रहने देते हैं। ये इसका हो गया बीमा। क्या हो गया? बीमा। तो एरो में लिख लीजिएगा, इसका बीमा ये होता है। हाँ बस इतना ही लिखना है, बिल्कुल इतना पढ़ लीजिए, 2 नंबर मिल गया। और आपको बता दे, परिभाषा के दृष्टि से यह तीनों लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद सिद्ध करने वाला है। जी सिद्ध करने वाला है, बिल्कुल आपने सही सुना। अब आते हैं हम लोग कहां पे? पृष्ठीय आवेश घनत्व पे आते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका संकेत होता है सिग्मा। क्या होता है? इसका संकेत होता है सिग्मा होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। अब क्या बस सिंपल बात हो जाएगा। यहां पर क्या था? एकांक लंबाई था, तो आप बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या परिभाषा याद हो गया? जी बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा। बिल्कुल यही उम्मीद था आपसे कि आप एगो लिखने के बाद बोलिएगा सर अगला परिभाषा खुद से हम लिख लेंगे। एक बार हम बोल देते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो
सुनिए, रैखिकता तो लंबाई बोले हैं, पृष्ठीय रहेगा तो क्षेत्रफल बोलेंगे, आयतन में आयतन ही बोलेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिभाषा बोल रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका सही संकेत क्या होता है? तो सिग्मा होता है। एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल जिसमें एकांक लगा होगा वो नीचे जाता। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ ए लिखेंगे, ए फॉर एम्पियर नहीं है, ए फॉर क्षेत्रफल है। किसकी रहने की बात हो रही है सर? तो आवेश की रहने की बात हो रही है। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सर इसका अगर हम बात कर लेते हैं, एसआई मात्रा की बात कर लेते हैं तो क्या होगा? आवेश का कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, सीएम पावर में -2। बी मार्क क्या होगा? बस दिमाग में करना कुछ नहीं है, सी के जगह पे वही रहेगा, एम के जगह पे -2 आ जाएगा, तो इसका जो बीमा हो जाएगा वो आपका आ जाएगा L की पावर -2 TA। अदिश राशि है, सदिश घनत्व कभी सदिश हो ही नहीं सकता, घनत्व है अदिश होगा। ठीक है, अब कौन सा आएगा? अब आएगा सर जी आयतन आवेश घनत्व, और यही वाला इस बार एग्जाम में पूछा था 2025 में जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं आयतन आवेश घनत्व। यहीं पर क्या कर देते हैं हम, आयतन लिख देते हैं। आयतन आवेश घनत्व, इसका संकेत होता है इस तरह से लिखेंगे, गामा, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। तो एकांक, आयतन के जगह पे एकांक क्या आ जाएगा? आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका हो जाएगा गामा बराबर में Q बटा V। V बोले तो वॉल्यूम, V बोले तो वॉल्यूम, यहाँ पे V फॉर वोल्ट मत लिखिएगा। ठीक है, कूलाम का हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी मार्क की अगर बात कर लेते हैं तो L के पावर में कितना आ जाएगा? माइनस। ये तो समझाने के लिए था, बस हो गया, कहानी खत्म। यही था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आयतन वाला पूछ लिया है, पृष्ठीय और रैखिक को आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। जी, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में बिल्कुल आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझने के बाद अगर कोई आपको डाउट हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आप हमको मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट होगा। हमको अभी नहीं लगता है कि इसका PDF भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो लिखने वाला था सब आपको हम क्या कर दिए, लिखा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बेहतर से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे हम विद्यार्थी को पहले ही बता देते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये वीडियो अपलोडेड में ही आएगा, संभवतः है शाम में 6-7 बजे के आसपास आएगा। एक टाइम हम फिक्स कर देंगे, अपने पास अभी उतना सेटअप नहीं है, तो रिकॉर्डेड करके इसको जो है अपलोड कर देंगे। अगर लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पे वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, जो कि आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चलेगा,
जैसे ही अपने पास कुछ आना शुरू हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, वाईफाई लगवा लेंगे और फिर वहाँ पर आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। ये वीडियो क्लास सब दिन नहीं चलेगा, जब तक वाईफाई सेटअप नहीं हो जाता है उससे पहले तक ये चलेगा। लेकिन हाँ, आपसे हम वादा करते हैं कि यह क्लास आपको हम अब डेली देंगे। एक क्लास फिजिक्स का, एक क्लास केमिस्ट्री का बिल्कुल जाएगा। ठीक है, आज पहला क्लास था, शुरुआत की है, तो आपको केवल फिजिक्स का ही जाएगा। फिर अगले क्लास आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का आना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए। चैनल को जल्दी से आगे ग्रोथ करवाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि अपना चैनल जल्दी से आगे ग्रोथ हो जाए और हम पूरे बिहार लेवल तक जो है फ्री में फुल सिलेबस पढ़ा पाए। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, क्योंकि अब आपके सर आ गए हैं आपके पास। भले ऑफलाइन नहीं है लेकिन किसी न किसी माध्यम से तो हैं, आपको छोड़े तो नहीं हैं। ये सब वादा था, वादा हम पूरा कर रहे हैं। चलिए आप सभी को गुड नाइट।